राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो मानते हैं कि उनकी एक साझी पहचान एक राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो मानते हैं कि उनकी एक साझी त्योहार एक साथ मनाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात है 1848 में जब सौर्यू ने क्या दिवाली पर हजारों दियों का सुंदर नजारा या लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक का मतलब है कि उस चुनाव में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। एक राष्ट्र राज्य में अधिकांश नागरिक एक साझी पहचान और साझे इतिहास का एहसास महसूस करते हैं। इस आजाद देश को एक राष्ट्र राज्य कहा जाता है। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म नाम की फीलिंग आखिर है क्या? चलो, उसके दूसरे हाथ में उसने एक किताब पकड़ी है, मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, जो एक नियम पुस्तिका की तरह है। जो ये लगभग राजपथम पर गणतंत्र दिवस की परेड जैसा है, जहां हर राज्य की अपनी झांकी होती है जो उसकी अनूठी संस्कृति को दिखाती है, लेकिन वे सभी भारत के लिए। तो फिर हम इन बिखरे हुए राज्यों के नक्शे से आज की राष्ट्र राज्यों, नेशन स्टेट्स की दुनिया तक कैसे पहुंचे, जिसे हम आज जानते हैं। त्योहार एक साथ मनाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जब मैं भारत शब्द कहती हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? चित्रित किया एक सपना कि लेकिन एक दिन बहुत विश्व बहुत की समय बड़ी पहले और स्वतंत्र भारत, फ्रांस या जर्मनी जैसी गणतंत्र रिपब्लिक का मतलब है एक ऐसा देश जहां लोग अपने नेता खुद चुनते हैं, न कि ऐसा देश जहां कल्पना कीजिए कि आपकी पूरी कॉलोनी या सोसाइटी एक बड़ा परिवार है। यह कला, क्रांतियों, बड़े विचारों और उससे भी बड़े बदलावों की आज नक्शे पर जो यूरोप हमें कई साफ सुथरे देशों का समूह दिखता है। सौर्यू ने इन्हें निरंकुश शासकों, उन सर्वशक्तिमान राजाओं की पुरानी व्यवस्था के अंत को दिखाने के लिए चित्रित किया, जो लोगों की सुने बिना जो चाहते। फ्रेडरिक सौर्यू का पहला चित्र बहुत दिलचस्प है। यह एक लोगों का यह समूह, यह बड़ा परिवार जो आपस में जुड़ा हुआ महसूस करता है, एक राष्ट्र की तरह है। त्योहार एक साथ मनाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारी कहानी फ्रांस के एक लगभग कलाकार, 26 मार्च एक को बड़ा हम सपना देखने टुकड़े वाले के इंसान प्रतीक से के शुरू रूप में होती है, चित्रित किया। जिसका नाम था सपना कि एक फ्रेडरिक दिन विश्व सौर्यू। एकजुट और इसे ऐसे समझें जैसे हम अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जबकि एक राजा बस अपना ताज अपने बेटे को पहना देता है। वह सिर्फ कोई मूर्ति नहीं है, एक हाथ में उसने एक मशाल पकड़ी हुई है। उनके सपने में सभी लोग राष्ट्रों में समूहित हैं, जिन्हें उनके रंगीन झंडों और पारंपरिक कपड़ों से आसानी से पहचाना जा सकता है। वो शक्तिशाली एहसास, उन लाखों लोगों से जुड़ाव की भावना जिनसे आप कभी मिले भी नहीं हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सब क्या हमारे क्रिकेटरों के छक्का मारने पर भीड़ का शोर? और जमीन पर देखो, क्या आपको मुकुटों और सिंहासनों के टूटे हुए टुकड़े? यह उनके साझे इतिहास, भाषा, संस्कृति या एक साथ होने के एहसास के कारण हो सकता है। नमस्कार मेरे दोस्त, चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। यह बड़े और छोटे राज्यों का एक जंजाल था, जिन पर अलग-अलग शाही परिवार राज करते थे, जो इसीलिए उनकी दृष्टि को कल्पनादर्श उटोपियन कहा जाता है।
एक आदर्श उत्तम दुनिया जिसे हासिल करना लगभग असंभव लगता है, एक सुंदर सपने की तरह। जब इस साझी भावना वाले लोग अपना खुद का एक आजाद देश चाहते हैं जिस पर उनका अपना शासन हो, तो इसी विचार को राष्ट्रवाद कहते हैं। यह कोई साधारण मशाल नहीं है, यह ज्ञानोदय की मशाल, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है। ज्ञान और नए विचारों की रोशनी जो पुराने अनुचित नियमों के अंधेरे को। लेकिन यह सपना इतना शक्तिशाली था कि इसने लोगों को इसे हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित किया। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, अमीर, गरीब, हर कोई एक लंबी कतार में एक साथ चल रहा है। और वे सब कहाँ जा रहे हैं? एक विशाल मूर्ति। उन्होंने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से भरी दुनिया की कल्पना की। 1848 में उन्होंने 4 अद्भुत तस्वीरों की एक सीरीज बनाई जिसमें उन्होंने दुनिया के यूरोप में राष्ट्रवाद की आग जलाने वाली पहली बड़ी चिंगारी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी। इससे पहले फ्रांस पर एक राजा का शासन था जिसका पूरा नियंत्रण था, लेकिन फ्रांस के लोग उठे और कहा, अब और नहीं। यह एक क्रांतिकारी क्षण था। देश का रिमोट कंट्रोल यानी सत्ता एक राजा के हाथों से छीनकर लाखों फ्रांसीसी नागरिकों को दे दी गई। क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि अब से फ्रांस की किस्मत जनता ही लिखेगी। उन्होंने एकता की एक नई भावना, एक टीम फ्रांस की भावना पैदा करने के लिए कुछ शानदार काम किए। उन्होंने पितृभूमि, ला पैट्री और नागरिक, ले सिटोयन के विचार पेश किए। ये कहने का एक तरीका था, यह भूमि हमारा घर है और हम सभी इस परिवार के समान सदस्य हैं जिनके समान अधिकार और कर्तव्य हैं। उन्हें एक नया झंडा मिला, तिरंगा, नीला, सफेद और लाल, पुराने शाही झंडे की जगह। ठीक वैसे ही जैसे हमारा तिरंगा हम सभी का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी एक शासक का। उन्होंने नए देशभक्ति गीत लिखना शुरू किया, राष्ट्र के नाम पर शपथ ली और उन नायकों को सम्मानित किया जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उन्होंने सभी के लिए एक समान कानून बनाए। उन्होंने हर चीज को सभी के लिए निष्पक्ष और एक समान बनाने के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि हर कोई एक ही तरह के वजन और माप का उपयोग करे। इससे व्यापार और व्यवसाय बहुत आसान हो गया और लोग करीब आ गए। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने सभी को एक आम भाषा फ्रेंच बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। विचार यह था कि अगर सब एक ही भाषा बोलेंगे तो वे एक टीम की तरह ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। फ्रांसीसी क्रांतिकारी अपनी नई आज़ादी को लेकर इतने उत्साहित थे कि उन्हें लगा कि यूरोप के अन्य लोगों को उनके शक्तिशाली राजाओं से मुक्त होने में मदद करना उनका कर्तव्य है। उनका संदेश जोरदार और स्पष्ट था, हम आज़ाद हैं और हम तुम्हें भी आज़ाद होने में मदद करेंगे। विचार का प्रसार फ्रांस से बाकी यूरोप तक। फ्रांस में क्रांति की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। यूरोप के अन्य शहरों में पढ़े लिखे लोग और छात्र स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के विचारों के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने क्लब बनाए जिन्हें जैकोबिन क्लब कहा जाता था, जहां वे मिलते थे और इन अद्भुत नए विचारों पर चर्चा करते थे। इन्हें फैन क्लब जैसा समझो, लेकिन किसी फिल्मी सितारे के बजाय वे आज़ादी के विचार के प्रशंसक थे। इन क्लबों ने शुरुआती ज़मीन तैयार की, इसलिए जब फ्रांसीसी सेनाएं हॉलैंड, बेल्जियम और इटली जैसे पड़ोसी देशों में घुसीं तो वे सिर्फ सैनिक ही नहीं लाईं, वे अपने साथ राष्ट्रवाद का विस्फोटक विचार भी लेकर आईं। उन्होंने यह संदेश पहुंचाया कि लोग अपने राजाओं को उखाड़ फेंक सकते हैं और अपने राष्ट्र बना सकते हैं। मेरे दोस्त, अब हमारी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट के प्रवेश के साथ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन ने फ्रांस का कार्यभार संभाला। अब उसने जो पहला काम किया वह था राजशाही को वापस लाना, मूल रूप से खुद को राजा बनाना, जो आप कह सकते हैं लोकतंत्र के लिए एक कदम पीछे की ओर था।
लेकिन जिस तरह से उसने देश चलाया उसमें वह एक गेम चेंजर था। उसने व्यवस्था को आधुनिक, निष्पक्ष और सुपर कुशल, एफिशिएंट बनाने के लिए क्रांति के कुछ बेहतरीन विचार अपनाए। उसका सबसे प्रसिद्ध कदम 1804 की नागरिक संहिता सिविल कोड थी, जिसे हर कोई नेपोलियन कोड कहने लगा। इसने उन सभी विशेष अधिकारों को पूरी तरह से हटा दिया जो लोगों को सिर्फ एक अमीर या कुलीन, रिच और नोबल परिवार में पैदा होने से मिलते थे। नेपोलियन ने घोषणा की कि कानून की नज़र में हर कोई बराबर है। नेपोलियन ने सभी के संपत्ति के अधिकार की भी रक्षा की। यह एक बहुत बड़ी बात थी और उसने इस कोड को हर उस जगह लागू किया जहां फ्रांसीसी सेनाएं गईं। जर्मनी और इटली जैसी जगहों पर वह एक महान आयोजक की तरह था। उसने छोटे राज्यों की पुरानी भ्रमित करने वाली व्यवस्था से छुटकारा पाया और सब कुछ सरल बना दिया। उसने प्राचीन सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया। कल्पना करो एक ऐसी व्यवस्था की जहां गरीब किसानों को एक बड़े जमींदार के लिए जबरन काम करना पड़ता था और वे कभी छोड़कर जा नहीं सकते थे। नेपोलियन ने इन जंजीरों को तोड़ा और किसानों को आजाद किया। शहरों के लोगों के लिए उसने शिल्प श्रेणियों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए ताकि कारीगर और व्यवसायी अधिक स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। उसने बेहतर सड़कें और संचार प्रणालियां बनाईं। क्या आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा था? किसान, मजदूर और खासकर नए व्यवसायी बहुत खुश थे। एक छोटे दुकानदार के लिए पूरे क्षेत्र में एक ही कानून, जैसे हर कोई एक ही मुद्रा का उपयोग कर रहा हो, और चीज़ों को मापने का एक ही तरीका, जैसे हर कोई किलोग्राम का उपयोग कर रहा हो, होना एक सपने के सच होने जैसा था। इसने व्यापार और व्यवसाय को आसान बना दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिन देशों पर फ्रांस ने विजय प्राप्त की थी, वहाँ के लोगों की भावनाएं बहुत मिलीजुली थीं। कल्पना कीजिए कि आपके स्कूल में एक नए सख्त प्रिंसिपल आते हैं। वह एक शानदार नई विज्ञान प्रयोगशाला, साइंस लैब और एक विशाल पुस्तकालय बनाते हैं। ये नेपोलियन के अच्छे प्रशासनिक बदलावों की तरह है। लेकिन साथ ही वह खेल का पीरियड रद्द कर देते हैं, स्कूल के घंटे लंबे कर देते हैं। ये बढ़ाए गए टैक्स और सेना में जबरन भर्ती की तरह है, और घर भेजे जाने से पहले सभी के पत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। सेंसरशिप की तरह है। आपको कैसा लगेगा? आप परेशान हो जाएंगे, है ना? यूरोप में ठीक यही हुआ। शुरुआत में हॉलैंड और स्विट्जरलैंड जैसी जगहों ने फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता लाने वाले नायकों के रूप में स्वागत किया। लेकिन जल्द ही जय जयकार बंद हो गई। लोगों ने महसूस किया कि इन नए नियमों ने उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दी थी। उन पर भारी टैक्स लगाया जा रहा था, उन्हें सरकार की आलोचना करने की अनुमति नहीं थी, और सबसे बुरी बात, उनके नौजवानों को नेपोलियन के युद्ध लड़ने के लिए फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अचानक वो शानदार नई लाइब्रेरी उतनी अच्छी नहीं लग रही थी जब खेल का पीरियड ही खत्म कर दिया गया हो। फायदे से ज्यादा नुकसान भारी लगने लगे थे। अब देखिए कि 18वीं सदी के मध्य में यूरोप कैसा दिखता था। आपको जर्मनी, इटली या स्विट्जरलैंड जैसे अलग एक देश नहीं दिखेंगे जो हम आज देखते हैं। इसके बजाय यूरोप अनगिनत छोटे राज्यों और क्षेत्रों में बंटा हुआ था। इसे समझने के लिए आइए भारत की कल्पना करें, लेकिन भारतीय होने की भावना के बिना। जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु के लोग केवल दिल्ली में एक सम्राट के प्रति वफादारी महसूस करते थे, लेकिन एक दूसरे से कोई वास्तविक जुड़ाव महसूस नहीं करते थे। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते थे और खुद को एक टीम के रूप में नहीं देखते थे। मध्य और पूर्वी यूरोप बिल्कुल ऐसा ही था। विशाल हैब्सबर्ग साम्राज्य इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यह एक विशाल थाली की तरह था जिसमें कई अलग अलग व्यंजन थे जो कभी आपस में मिलते नहीं थे। यह ऑस्ट्रियाई, हंगेरियन, पोल, चेक, इतालवी और कई अन्य लोगों पर शासन करता था। इस विशाल विविध साम्राज्य को एक साथ बांधने वाली एकमात्र चीज एक व्यक्ति यानी सम्राट के प्रति उनकी वफादारी थी। तो बड़ा सवाल यह है
कि ऐसी बंटी हुई जगह पर राष्ट्रवाद का विचार, यह हम वाली भावना आखिर पनपी कैसे? इसका जवाब दो बहुत अलग अलग समूहों के लोगों के पास है, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। पहले कुलीन वर्ग एरिस्टोक्रेसी था। ये सुपर अमीर शक्तिशाली परिवार थे जिनके पास ज्यादातर जमीन थी, लगभग भारत के पुराने जमींदारों की तरह। वे एक छोटा समूह थे लेकिन वे ही मालिक थे। लोगों का विशाल बहुमत गरीब किसान थे जो उनकी जमीन पर काम करते थे। लेकिन फिर नए कारखानों और बढ़ते व्यापार के कारण एक नया समूह उभरने लगा। यह नया मध्य वर्ग था। ये लोग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। वे मेहनती कारखाने के मालिक, व्यापारी, डॉक्टर, वकील और शिक्षक थे। उन्होंने अपनी जगह शिक्षा और नए विचारों के माध्यम से बनाई, न कि अपने परिवार के नाम के कारण। और यह वही शिक्षित मध्य वर्ग था जिसने यूरोप के विभाजित नक्शे और कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों को देखा और सोचा, यह उचित नहीं है, हमें इसे बदलने की जरूरत है। वे ही थे जिन्होंने एक संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली नए विचार का समर्थन करना शुरू किया, एक ऐसा राष्ट्र जो अपने सभी नागरिकों के लिए समानता और स्वतंत्रता पर आधारित हो। वे हमारी कहानी के नए हीरो थे। तो ये नया मध्य वर्ग आखिर किस लिए लड़ रहा था? उनका बड़ा विचार एक शक्तिशाली मिश्रण था जिसे उदारवादी राष्ट्रवाद, लिबरल नेशनलिज्म कहा जाता था। लिबरल शब्द लैटिन शब्द लिबर से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है आजाद। इन नए विचारकों के लिए उदारवाद के दो प्रमुख अर्थ थे। हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता, कोई भी गुलाम नहीं होना चाहिए या किसी राजा द्वारा अनुचित रूप से नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। कानून के समक्ष सभी के लिए समानता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप अमीर हैं या गरीब, एक रईस हैं या एक आम आदमी। नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। राजनीतिक रूप से वे सहमति से बनी सरकार में विश्वास करते थे। कल्पना कीजिए कि आपकी स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान सिर्फ कोच द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि वास्तव में सभी खिलाड़ियों के वोट से चुना गया था। यही है सहमति से बनी सरकार। वे एक उचित संविधान और लोगों द्वारा चुने गए नेताओं की संसद वाला देश चाहते थे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। जब उन्होंने समानता कहा तो उनका मतलब ये नहीं था कि सभी को वोट देने का अधिकार मिले। ज्यादातर मामलों में केवल उन पुरुषों को वोट देने की अनुमति थी जिनके पास संपत्ति थी। महिलाओं और बिना संपत्ति वाले पुरुषों को यह अधिकार पाने के लिए कई और वर्षों तक लड़ना पड़ा। आर्थिक समस्या और एक शानदार समाधान। आर्थिक रूप से उदारवादी बाजारों के लिए स्वतंत्रता चाहते थे, और यह समझने के लिए कि यह उनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था, आइए 1800 के दशक के जर्मन भाषी इलाकों की एक छोटी यात्रा करें। यह क्षेत्र 29 अलग अलग राज्यों का एक समूह था। कल्पना कीजिए कि आप हैम्बर्ग के एक व्यापारी हैं जो नूर्नबर्ग में अपना माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा को करने के लिए आपको 11 सीमाओं को पार करना पड़ता। हर सीमा पर आपको रुकना पड़ता और एक सीमा शुल्क, कस्टम्स टैक्स देना पड़ता। लेकिन इतना ही नहीं, इन 39 राज्यों में से प्रत्येक का अपना पैसा और वजन और माप की अपनी प्रणाली थी। यह एक बुरा सपना था। एक एले नामक कपड़े का टुकड़ा एक शहर में 54.7 सेंटीमीटर लंबा था, दूसरे में 65.6 सेंटीमीटर और तीसरे में 53.5 सेंटीमीटर। क्या आप इस सिरदर्द की कल्पना कर सकते हैं? ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और अंतर स्मूथ व्यापार के लिए बहुत बड़ी बाधाएं थीं। तो नए व्यापारिक वर्ग ने कहा, इस अराजकता को बंद करो। शक्तिशाली प्रशिया राज्य के नेतृत्व में उन्होंने 1834 में एक सीमा शुल्क संघ बनाया जिसे जोलवेराइन कहा गया। यह एक शानदार कदम था। इसने आंतरिक सीमाओं पर सभी करों को समाप्त कर दिया। इसने मुद्राओं की संख्या को 30 से घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। अचानक माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान और सुगम हो गया। इस आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने लोगों को एहसास दिलाया कि जब वे आर्थिक रूप से एक साथ काम करते हैं तो पूरा क्षेत्र मजबूत हो जाता है, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक राष्ट्र जैसा महसूस होने लगा।
लेकिन रुकिए मेरे दोस्त, हर कोई स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के इन नए विचारों का प्रशंसक नहीं था। 1815 में नेपोलियन के अंततः हार जाने के बाद एक नई भावना ने कब्जा कर लिया, रूढ़िवाद, कॉन्सेर्वाटिज्म। रूढ़िवादी पुरानी सोच वाले विचारक थे। वे परंपरा में विश्वास करते थे, चीजों को वैसे ही बनाए रखने में जैसे वे थीं, राजशाही, चर्च और स्पष्ट सामाजिक ऊंच नीच के साथ। लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। उन्होंने नेपोलियन के आधुनिक तरीकों को देखा था। उन्होंने महसूस किया कि एक आधुनिक सेना, एक कुशल सरकार और एक मजबूत अर्थव्यवस्था एक शक्तिशाली नए इंजन की तरह थे। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना इस नए इंजन को हमारी पुरानी पारंपरिक गाड़ी में डाल दिया जाए। उनका मानना था कि इन आधुनिक विचारों का उपयोग करके वे अपनी पुरानी राजशाही को और भी शक्तिशाली बना सकते हैं। तो 1815 में नेपोलियन को हराने वाले बड़े विजेताओं ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने एक विशाल बैठक की। यह बैठक वियना की कांग्रेस संसद में थी। उनका मुख्य लक्ष्य यूरोप पर रीसेट बटन दबाना और यह सुनिश्चित करना कि फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन का हंगामा फिर कभी न हो। उनकी योजना सरल थी। राजाओं को वापस लाओ। उन्होंने पुराने बर्बन शाही परिवार को फ्रांस में गद्दी पर वापस बिठा दिया, जैसे किसी नए प्रिंसिपल के बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करने के बाद एक पुराने स्कूल प्रिंसिपल को वापस लाना। फ्रांस के चारों ओर एक बाढ़ बनाओ। फ्रांस को फिर से विस्तार करने से रोकने के लिए उन्होंने उसकी सीमाओं पर कई मजबूत राज्य स्थापित किए। पुरानी व्यवस्था बहाल करो। वे पूरे यूरोप में उन राजतंत्रों को वापस सत्ता में लाना चाहते थे जिन्हें नेपोलियन ने बाहर कर दिया था। ये नई रूढ़िवादी सरकारें निरंकुश ऑटोक्रेटिक थीं, मतलब राजाओं के पास सारी शक्ति थी। वे किसी भी आलोचना या असहमति की अनुमति नहीं देते थे। उन्होंने स्वतंत्रता और आज़ादी के उन खतरनाक विचारों को फैलने से रोकने की कोशिश में समाचार पत्रों, किताबों, नाटकों और गीतों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप का इस्तेमाल किया। उस समय का एक प्रसिद्ध कार्टून भी था जिसका नाम द क्लब ऑफ थिंकर्स था, जिसमें बुद्धिजीवियों के एक समूह को मुंह पर जाली पहने दिखाया गया था जो बोल नहीं सकते थे। यह कार्टून रूढ़िवादियों और उनके द्वारा मुक्त विचार और भाषण के दमन की आलोचना करता है। लेकिन आप किसी शक्तिशाली विचार को यूं ही मिटा नहीं सकते, है ना? फ्रांसीसी क्रांति की याद एक लोकप्रिय गीत की तरह थी जिसे आप अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। उदारवादी राष्ट्रवादी प्रेरित थे। वे अपने विश्वासों के लिए लड़ते रहे और उनकी सबसे बड़ी मांगों में से एक प्रेस की स्वतंत्रता थी, बिना किसी डर के सच बोलने और लिखने का अधिकार। विचारों के अगले बड़े टकराव के लिए मंच तैयार हो चुका था। तो क्या होता है जब शक्तिशाली राजा नए विचारों को चुप कराने की कोशिश करते हैं? क्या विचार बस गायब हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। 1815 के बाद के वर्षों में नए रूढ़िवादी राजा पूरी तरह से सतर्क थे। गिरफ्तार होने के डर से कई उदारवादी राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए। यह गुप्त समाजों, सीक्रेट सोसाइटीज का समय था। हमारे अपने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों जैसे भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाए गए उन बहादुर गुप्त समाजों के बारे में सोचें जिन्होंने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ पर्दे के पीछे से काम किया। यूरोप में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने और स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के विचारों को फैलाने के लिए हर जगह गुप्त समूह बनने लगे। उस समय एक क्रांतिकारी होने का मतलब था कि आप स्वतंत्रता के एक गुप्त एजेंट थे जो मुक्त और संयुक्त राष्ट्र राज्यों से बने एक नए तरह के यूरोप बनाने के लिए राजाओं के खिलाफ काम कर रहे थे। इन साहसी लोगों में से एक सबसे प्रसिद्ध एक युवा इतालवी था जिसका नाम ग्यूसेपे मैजिनी था। 1805 में जन्मे मैजिनी एक प्रतिभाशाली और जोशीले युवक थे। वह एक गुप्त समाज में शामिल हो गए, लेकिन एक क्रांति शुरू करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए और उन्हें देश से निकाल दिया गया। लेकिन क्या इससे वह रुके? बिल्कुल नहीं। उन्होंने आगे चलकर अपने 2 और गुप्त समाज बनाए, यंग इटली और यंग यूरोप। ये पूरे महाद्वीप के समान विचारधारा वाले युवा पुरुषों से भरे थे
जो एक नए भविष्य का सपना देखते थे। मैजिनी का एक शक्तिशाली विश्वास था। उन्होंने सोचा कि ईश्वर का इरादा लोगों को राष्ट्रों में रहने का है। उन्होंने अपने प्यारे इटली को देखा, जो तब छोटे कमज़ोर राज्यों का एक समूह था, और कहा कि इसे एक मजबूत गणराज्य में एकजुट होना ही होगा। उनके जोशीले शब्दों और बहादुर कार्यों ने पुराने रूढ़िवादी राजाओं को भयभीत कर दिया। शक्तिशाली ऑस्ट्रियाई चांसलर मैटरनिक ने तो उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन भी कहा था। मेरे दोस्त, एक राष्ट्र असल में क्या है? क्या यह सिर्फ वे लोग हैं जो एक ही भाषा बोलते हैं या एक ही जमीन पर रहते हैं? अर्नस्ट रेनन नाम के एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने कहा, नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने समझाया कि एक राष्ट्र एक आत्मा की तरह होता है। ये साझा संघर्षों, बलिदानों और गौरवशाली क्षणों के एक लंबे इतिहास से बनता है। भारत के बारे में सोचिए। हमें भारतीय होने का एहसास क्या कराता है? यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की साझी यादें, शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई जैसे नायकों की कहानियां और हमारे वैज्ञानिकों और एथलीटों पर महसूस होने वाला गर्व है। रेनन ने कहा कि एक राष्ट्र का अस्तित्व एक प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह है। ये कहने का एक शानदार तरीका है कि हर एक दिन हम यानी जनता एक साथ रहने और एक टीम का हिस्सा बनने का चुनाव करते हैं। टीम इंडिया। ये यही साझी इच्छा है, एकजुटता की यही भावना है जो वास्तव में एक राष्ट्र बनाती है। और उन्होंने तर्क दिया कि कई अलग अलग राष्ट्रों का होना एक अच्छी बात है, क्योंकि यह स्वतंत्रता की गारंटी देता है और किसी एक शासक को पूरी दुनिया पर कब्जा करने से रोकता है। मैजिनी जैसे क्रांतिकारियों के गुप्त रूप ने जल्द ही पूरे यूरोप में आग लगानी शुरू कर दी। ये सब एक बार फिर फ्रांस में शुरू हुआ। जुलाई 1830 में पेरिस के लोग अपने राजा से तंग आ गए और क्रांति के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने एक संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की, जिसका मतलब था कि उनका राजा तो था, लेकिन उसकी शक्तियां एक नियम पुस्तिका यानी संविधान द्वारा सीमित थीं। महान नेता मैटरनिक ने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। उनका मतलब था कि पेरिस में जो कुछ भी होता था वह एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह होता था जो सभी को प्रभावित करता था, और वह सही थे। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर ब्रुसेल्स में एक विद्रोह भड़क उठा, जिसके कारण बेल्जियम नीदरलैंड से अलग होकर अपना स्वतंत्र देश बन गया। एक और कहानी जिसने हर जगह राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सदियों तक यूनान विशाल ऑटोमन साम्राज्य के शासन के अधीन था, ठीक वैसे ही जैसे भारत कभी ब्रिटिश शासन के अधीन था। राष्ट्रवाद के नए विचारों से प्रेरित होकर यूनानियों ने 1821 में अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्हें पश्चिमी यूरोप भर के लोगों से भारी समर्थन मिला। क्यों? क्योंकि यूरोपीय लोग प्राचीन यूनान को अपनी सभ्यता का पालना, लोकतंत्र और दर्शन का जन्मस्थान मानते थे। यह कुछ वैसा ही है जैसे आज दुनिया योग, आयुर्वेद और शून्य के आविष्कार की अपनी प्राचीन विरासत के लिए भारत की ओर देखती है। कवियों और कलाकारों ने एक बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के वीरतापूर्ण चित्र बनाए और जोशीली कविताएं लिखी। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न केवल पैसा इकट्ठा किया बल्कि खुद युद्ध में लड़ने भी गए, जहां दुखद रूप से उनकी मृत्यु हो गई। अंत में 1832 में एक लंबे संघर्ष के बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई। यह राष्ट्रवाद की भावना के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। मेरे दोस्त, एक राष्ट्र का निर्माण एक घर बनाने जैसा है। आपको सीमाओं और एक सरकार की जरूरत होती है जो दीवारों और छत की तरह है। लेकिन एक घर को घर क्या बनाता है?
यह लोग, कहानियाँ, यादें और अंदर की भावना है। एक राष्ट्र को एक आत्मा, एक धड़कन की जरूरत होती है और वह धड़कन उसकी संस्कृति है। राष्ट्रवाद सिर्फ युद्ध जीतने के बारे में नहीं था, यह दिलों और दिमागों को जीतने के बारे में भी था। सोचिए कि कैसे AR रहमान का माँ तुझे सलाम जैसा गाना आपके रोंगटे खड़े कर सकता है, या चक दे इंडिया जैसी फिल्म देखकर आपको भारतीय होने पर बहुत गर्व महसूस हो सकता है। मेरे दोस्त, यही संस्कृति का जादू है। रूमानिवाद, रोमांटिसिज्म नामक एक नए सांस्कृतिक आंदोलन ने पूरे यूरोप में धूम मचा दी। रूमानी लोगों ने कहा कि एक राष्ट्र बनाने के लिए हमें विज्ञान और तर्क पर कम और भावनाओं, एहसासों और साझी कहानियों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वे उस साझे सांस्कृतिक अतीत को खोजना चाहते थे जो सभी को एक साथ बांध सके। एक शानदार जर्मन विचारक योहान गॉटफ्रीड हर्डर का एक शक्तिशाली विचार था। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र, वोल्क्सगाइस्ट की सच्ची आत्मा महलों में या विद्वानों की किताबों में नहीं मिलती है। यह आम लोगों, दस फोल्क के बीच पाई जाती है। उनका मानना था कि राष्ट्र का असली दिल उसके लोक गीतों, लोक कविता और लोक नृत्यों में धड़कता है। यह कहने जैसा है कि भारत की सच्ची आत्मा सिर्फ दिल्ली की सरकारी इमारतों में नहीं है, बल्कि पंजाब के जीवंत भांगड़ा में, हमारे हिमाचल के सुंदर नाटी में, दक्षिण के तेनाली रमन की रोमांचक कहानियों में और उन लोक गीतों में है जो हमारे दादा दादी गाते हैं। हर्डर ने लोगों से इन सांस्कृतिक खजानों को जाकर इकट्ठा करने का आग्रह किया। आपने ग्रिम ब्रदर्स, जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम का नाम तो जरूर सुना होगा। कल्पना कीजिए कि दो भाई पर्यटकों के रूप में नहीं, बल्कि एक मिशन पर शिमला से कांगड़ा तक हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों और गांवों में घूम रहे हैं। एक ऐसा मिशन जिसमें सबसे बुजुर्ग दादी या नानी को ढूंढना और उन प्राचीन कहानियों को सुनना है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ग्रिम बंधुओं ने जर्मनी में यही किया। वर्षों तक वे गांव-गांव गए, हंसेल और ग्रेटेल और स्नो व्हाइट जैसी परिकथाओं को इकट्ठा करते रहे। वे सिर्फ बच्चों के लिए मजेदार कहानियां ही इकट्ठा नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि ये कहानियां जर्मन आत्मा की शुद्ध प्रामाणिक आवाज थीं। एक ऐसे समय में जब फ्रांसीसी संस्कृति यूरोप पर हावी थी, ग्रिम्स ने अपने काम को जर्मनी के दिल की रक्षा करने और एक मजबूत जर्मन पहचान बनाने के एक तरीके के रूप में देखा। वे एक एक परिकथा के साथ राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। स्थानीय भाषा और कहानियों पर ध्यान देना भी राष्ट्रवादी संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने का एक शक्तिशाली तरीका था, जिनमें से कई पढ़ नहीं सकते थे। यह विशेष रूप से उस जगह पर सच था जिसे नक्शे से मिटा दिया गया था, पोलैंड। पोलैंड को उसके शक्तिशाली पड़ोसियों रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच बांट दिया गया था, लेकिन आप एक विचार को मार नहीं सकते। पोलैंड के लोगों ने अपनी राष्ट्रीय भावना को अपने संगीत और सबसे महत्वपूर्ण अपनी भाषा के माध्यम से जीवित रखा। कारोल कुरपिंस्की जैसे संगीतकारों ने लोक नृत्यों को देशभक्ति के प्रतीकों में बदल दिया, लेकिन असली लड़ाई शब्दों से लड़ी गई। जब रूस, जो पोलैंड के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता था, ने सभी स्कूलों में रूसी भाषा को थोपने की कोशिश की, तो इसका उल्टा असर हुआ। कल्पना कीजिए कि अगर कल कोई नया नियम आ जाए कि आप अपनी मातृभाषा, चाहे वह हिमाचली हो, पंजाबी हो या हिंदी, अपने स्कूल या मंदिर में नहीं बोल सकते, आपको कैसा लगेगा? आप अपनी भाषा को और भी मजबूती से थाम लेंगे, है ना? यह आपके गर्व और आपके प्रतिरोध का प्रतीक बन जाएगी। पोलैंड में ठीक यही हुआ। पोलिश भाषा उनके स्वतंत्रता संग्राम में एक हथियार बन गई। पादरियों ने अवज्ञा के एक कार्य के रूप में चर्चों में केवल पोलिश का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसके लिए कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन वे रुके नहीं। अपनी भाषा का उपयोग एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया कि बिना देश के भी पोलिश राष्ट्र की आत्मा जीवित थी और लड़ रही थी। मेरे दोस्त, 1830 और 40 के दशक यूरोप में आसान समय नहीं थे। वे बड़ी आर्थिक कठिनाई का दौर थे, एक प्रेशर कुकर की तरह जो फटने का इंतजार कर रहा था। सबसे पहले जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन सबके लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं थीं।
यह कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? गांवों से लोग काम की उम्मीद में शहरों में उमड़ पड़े, लेकिन अंत में उन्हें भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियों में रहना पड़ा। दूसरे स्थानीय व्यवसाय संघर्ष कर रहे थे। कल्पना कीजिए कि अगर किसी दूसरे देश की सस्ती मशीन से बनी शॉलें अचानक हमारे हिमाचल के बाजार में भर जाएं और हमारे प्रतिभाशाली स्थानीय बुनकर अपनी खूबसूरत हाथ से बनी कुल्लू शॉलें न बेच पाए। उन्हें एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा, है ना? यही यूरोप में छोटे बुनकरों के साथ हो रहा था, जो इंग्लैंड के बड़े कारखानों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इन सब के ऊपर कई जगहों पर गरीब किसान अभी भी अमीर जमींदारों की मांगों के नीचे दबे हुए थे। अगर फसल खराब हो जाती तो इसका मतलब सभी के लिए व्यापक भुखमरी होता। वर्ष 1848 मुख्य बिंदु था। भोजन की कमी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी ने पेरिस के लोगों को सड़कों पर ला दिया। वे इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने राजा लुई फिलिप को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। फ्रांस को एक बार फिर गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इस नई सरकार ने एक बड़ा वादा किया। इसने 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया और घोषणा की कि सभी को काम का अधिकार है। यह हताशा हर जगह महसूस की गई। सिलेसिया नामक एक क्षेत्र में ठेकेदारों के लिए कपड़ा बनाने वाले बुनकर गुस्से में थे। ठेकेदारों ने बुरे समय का फायदा उठाकर उनकी मजदूरी में भारी कटौती कर दी थी। बुनकरों की एक बड़ी भीड़ अपने ठेकेदार की हवेली तक गई, उसकी खिड़कियां तोड़ दी और उसके कपड़े फाड़ दिए। यह एक दुखद कहानी थी जो दिखाती थी कि गरीब कितने हताश थे। तो 1848 में सड़कों पर गरीबों और भूखों की क्रांति हुई, लेकिन उसी समय एक और क्रांति हो रही थी जिसका नेतृत्व शिक्षित मध्य वर्ग कर रहा था। उन जगहों पर जो अभी तक एकजुट देश नहीं थे, जैसे जर्मनी, इटली और पोलैंड, उदारवादी मध्य वर्ग ने एक अवसर देखा। उन्होंने एक आधुनिक राष्ट्र, एक संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और समूह बनाने के अधिकार के साथ की अपनी मांगों को राष्ट्रीय एकीकरण के सपने के साथ जोड़ दी। उन्हें उम्मीद थी कि वे लोकप्रिय गुस्से की लहर पर सवार होकर एकजुट और लोकतांत्रिक राष्ट्र बना सकते हैं। जर्मन भूमि में यह सपना सच होता दिख रहा था। पूरे जर्मनी से मध्यवर्गीय पेशेवर, व्यवसायी और कारीगर फ्रैंकफर्ट शहर में एक साथ आए। उन्होंने एक अखिल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए प्रतिनिधियों को वोट देकर चुना। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि गर्व से फ्रैंकफर्ट संसद में पहुंचे। उनका मिशन एक नए संयुक्त जर्मनी के लिए एक संविधान तैयार करना था। यह ऐतिहासिक क्षण था, कुछ वैसा ही जब हमारे अपने भारतीय नेता भारत का संविधान लिखने के लिए संविधान सभा में एक साथ आए थे। उनकी योजना एक राजा रखने की थी, लेकिन उसकी शक्ति एक निर्वाचित संसद द्वारा सीमित होगी। उन्होंने प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने उनके लोकतांत्रिक ताज को अस्वीकार कर दिया और उनका विरोध करने के लिए अन्य राजाओं के साथ मिल गया। संसद ने तब एक और बड़ी गलती की। इसमें ज्यादातर मध्यवर्गीय पुरुष थे जिन्होंने गरीब मजदूरों और कारीगरों की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप उन्होंने आम लोगों का समर्थन खो दिया। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को बंद करने के लिए मजबूर किया गया। उदारवादियों के नेतृत्व में एक संयुक्त जर्मनी का सपना विफल हो गया था। लेकिन मेरे दोस्त, इस उदारवादी आंदोलन के अंदर एक और बड़ा संघर्ष हो रहा था, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई। महिलाएं वर्षों से सक्रिय क्रांतिकारी रही थीं। उन्होंने अपने स्वयं के राजनीतिक समूह बनाए, समाचार पत्र प्रकाशित किए और विरोध प्रदर्शनों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया। जब फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक हुई तो महिलाओं को केवल दूर से देखने की अनुमति थी। कल्पना कीजिए कि आप आज़ादी के लिए इतनी मेहनत से लड़ें और फिर आपको बताया जाए कि यह आपके लिए नहीं है। आइए उस समय महिलाओं के अधिकारों पर कुछ अलग अलग विचारों को देखें।
पारंपरिक विचार। एक राजनीतिज्ञ कार्ल वेलकर ने एक तर्क दिया जो आज बहुत पुराना लगता है। उन्होंने कहा, प्रकृति ने पुरुषों को सार्वजनिक जीवन के लिए मजबूत और स्वतंत्र बनाया है और महिलाओं को घर की देखभाल के लिए कोमल और डरपोक। उन्हें समान अधिकार देना परिवार को बर्बाद कर देगा। नारीवादी विचार। लेकिन लुईस ऑटो पीटर्स जैसी बहादुर महिलाओं ने पलटवार किया। उन्होंने एक समाचार पत्र शुरू किया और मूल रूप से कहा, अरे तुम पुरुष जो स्वतंत्रता के नारे लगाते हो, तुम सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हो। सच्ची स्वतंत्रता, असली आज़ादी सभी लोगों, पुरुषों और महिलाओं के लिए होनी चाहिए। स्वतंत्रता अविभाज्य है। तार्किक विचार। एक गुमनाम व्यक्ति ने एक समाचार पत्र को एक पत्र लिखा जिसमें बताया गया कि स्थिति कितनी हास्यास्पद थी। उन्होंने लिखा, इसका कोई मतलब नहीं है। एक महिला विशाल संपत्ति की मालिक हो सकती है और राज्य को टैक्स दे सकती है, लेकिन वह वोट नहीं दे सकती। फिर भी कोई भी पुरुष, यहाँ तक कि जो पढ़ नहीं सकता, उसे सिर्फ इसलिए वोट देने को मिलता है क्योंकि वह एक पुरुष है। यह कैसे उचित है? ये दिखाता है कि उदारवादी आंदोलन को भी अभी एक लंबा रास्ता तय करना था। स्वतंत्रता और समानता का विचार अभी भी अधूरा था और इसमें सभी शामिल नहीं थे। सच्ची समानता की लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। मेरे दोस्त, 1848 की असफल क्रांतियों के बाद राष्ट्रवाद की कहानी एक तेज मोड़ लेती है। खेल बदल गया। पहले राष्ट्रवाद क्रांतिकारियों और सपने देखने वालों का विचार था। अब कठोर, व्यावहारिक और रूढ़िवादी नेताओं, राजाओं और उनके मंत्रियों ने कुछ महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्रवाद की इस शक्तिशाली भावना को मजबूत राज्य बनाने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए देखें कि इस नए शक्ति भरे राष्ट्रवाद ने यूरोप के दो सबसे बड़े राष्ट्रों का निर्माण कैसे किया। जर्मनी, सपनों से सैन्य शक्ति तक। फ्रैंकफर्ट संसद याद है, जहां उदारवादी मध्य वर्ग ने भाषणों और वोटों से जर्मनी को एकजुट करने की कोशिश की थी। खैर, वह विफल रही। राजाओं और उनकी सेनाओं ने उस सपने को कुचल दिया। तो कौन आगे आया? सबसे शक्तिशाली जर्मन राज्य प्रशिया। और प्रशिया का मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति था जो यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था, ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क एक शानदार और कठोर रणनीतिकार स्ट्रेटेजिस्ट था, कुछ असल जिंदगी के चाणक्य की तरह। उसके पास सपनों या बहसों के लिए समय नहीं था। उसने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि दिन के बड़े सवाल भाषणों से नहीं, बल्कि खून और लोहे से तय होंगे, यानी युद्ध और सैन्य ताकत से। वह मजाक नहीं कर रहा था। शक्तिशाली प्रशिया सेना के साथ बिस्मार्क ने प्रशिया को केवल 7 वर्षों में 3 युद्धों में नेतृत्व किया, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ। वे तीनों जीत गए। इन जीतों ने सभी विरोधों को चकनाचूर कर दिया। और इस तरह 1871 में एक भव्य समारोह में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को एक नए संयुक्त जर्मनी के सम्राट का ताज पहनाया गया। उदारवादियों का सपना विफल हो गया था, लेकिन रूढ़िवादियों की खून और लोहे की योजना सफल हो गई थी। यूरोप के दिल में एक नई महाशक्ति का जन्म हुआ। इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। इटली की कहानी उतनी ही नाटकीय है, लेकिन नायकों के एक अलग समूह के साथ। जर्मनी की तरह इटली भी विभिन्न राज्यों की एक पहेली था। केवल एक सार्डिनिया पीडमोंट पर एक इतालवी शाही परिवार का शासन था। मैज़िनी जैसे क्रांतिकारियों द्वारा पहली बार कल्पना किया गया एक संयुक्त इटली का सपना भी 1848 में विफल हो गया था। तो जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय और उनके चतुर मुख्यमंत्री कैवूर पर आ गई। कैवूर इस ऑपरेशन का मुखिया था। वह एक क्रांतिकारी नहीं था, वह एक माहिर राजनयिक था। उसने शक्तिशाली ऑस्ट्रियाई सेना को हराने और उत्तरी इटली को वापस जीतने में मदद के लिए फ्रांस के साथ एक चतुर सौदा किया। लेकिन उनके पास एक और नायक भी था, जनता का आदमी, ग्यूसेपे गारिबाल्डी। वह आंदोलन का दिल था।
उसने हजारों स्वयंसेवकों की एक सेना का नेतृत्व किया, जिन्हें रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने दक्षिणी इटली में मार्च किया। स्थानीय किसानों के समर्थन से उन्होंने स्पेनिश राजाओं को बाहर निकाल दिया। तो राजा के नेतृत्व, कैवूर के दिमाग और गारिबाल्डी के दिल के साथ इटली आखिरकार एकजुट हो गया। 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एक संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार कहानी है जो दिखाती है कि आम लोग क्या सोचते थे। गारिबाल्डी का समर्थन करने वाले कई अनपढ़ किसानों ने इटालिया, इटली के लिए इतालवी शब्द कभी सुना ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि गारिबाल्डी ला तालिया चिल्ला रहे थे और उनका मानना था कि यह राजा की पत्नी का नाम है। अब ब्रिटेन की कहानी अलग है। यह किसी अचानक युद्ध या क्रांति में नहीं बना था। यह एक लंबी, धीमी प्रक्रिया थी और सच कहूँ तो थोड़ी ज़बरदस्ती वाली थी। कल्पना कीजिए कि भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए हर किसी को केवल उत्तर भारतीय संस्कृति अपनानी पड़े, केवल हिंदी बोलनी पड़े, केवल कुछ त्योहार मनाने पड़े और अपनी सुंदर तमिल, बंगाली या गुजराती पहचान को भूलना पड़े। ये बहुत अनुचित, अनफेयर है ना? ब्रिटेन में कुछ ऐसा ही हुआ। शक्तिशाली अंग्रेजी राष्ट्र बढ़ा और धीरे धीरे अपने पड़ोसियों वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर अपना प्रभाव बढ़ाया। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ा, लेकिन हकीकत में इसका मतलब था कि अंग्रेजी संस्कृति और राजनीति हावी हो गई। स्कॉटिश लोगों की अपनी संस्कृति, उनकी गेलिक भाषा और उनकी पारंपरिक पोशाक सभी को दबा दिया गया। आयरलैंड का भी यही हाल हुआ। एक असफल विद्रोह के बाद इसे 1801 में जबरन यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना दिया गया। एक नई ब्रिटिश पहचान बनाई गई, लेकिन यह काफ़ी हद तक अंग्रेजी संस्कृति पर आधारित थी। अंग्रेजी भाषा, ब्रिटिश ध्वज, यूनियन जैक और राष्ट्रगान सभी के लिए प्रतीक बन गए। ये एक साझेदारी से ज़्यादा एक अधिग्रहण था। किसी राजा की मूर्ति बनाना आसान है, लेकिन आप पूरे राष्ट्र की मूर्ति कैसे बनाते हैं? 19वीं सदी के कलाकारों ने एक शानदार विचार निकाला। उन्होंने अपने राष्ट्र को एक महिला का चेहरा दिया। यह महिला आकृति एक रूपक राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक थी। और हमारे पास भारत के लिए हमारी अपनी खूबसूरत रूपक है, भारत माता। वह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह हमारी मातृभूमि की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। उसी तरह फ्रांस की कल्पना मारियान के रूप में की गई, जो एक महिला थी, स्वतंत्रता की लाल टोपी पहने हुए और तिरंगे झंडे में लिपटी हुई। जर्मनी की कल्पना जर्मेनिया के रूप में की गई, एक वीर आकृति जो ओक के पत्तों का मुकुट वीरता के लिए पहनती है और एक शक्तिशाली तलवार रखती है। ये चित्र हर जगह थे, डाक टिकटों पर, सिक्कों पर और सार्वजनिक चौकों पर, लोगों को उनकी राष्ट्रीय एकता की याद दिलाने के लिए। 1860 में लॉरेंस क्लासेन नामक एक कलाकार ने राइन नदी की रक्षा करते हुए जर्मेनिया का चित्र बनाया। उसकी तलवार पर लिखा है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। यह छवि बढ़ती राष्ट्रवादी भावना और जर्मन क्षेत्र की रक्षा करने की इच्छा को दर्शाती है। मेरे दोस्त, 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद का सुंदर विचार बदसूरत होने लगा। यह एक संकीर्ण और आक्रामक भावना बन गई। राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति असहिष्णु, इंटॉलरेंट हो गए और हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे। और बड़ी यूरोपीय शक्तियों ने अपने साम्राज्यों का विस्तार करने के लिए इस आक्रामक राष्ट्रवाद का उपयोग करना शुरू कर दिया, एक प्रथा जिसे साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म कहा जाता है। यूरोप में सबसे खतरनाक जगह बाल्कन नामक एक क्षेत्र बन गया। यह एक बारूद का ढेर, पावर केग था, एक टिक टिक करता टाइम बम जो फटने का इंतजार कर रहा था। ये क्षेत्र कमजोर होते ऑटोमन साम्राज्य द्वारा शासित कई अलग अलग जातीय समूहों का मिश्रण था। जैसे ही इन समूहों जैसे सर्ब, यूनानी और बल्गेरियाई ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, वे एक दूसरे से भी लड़ने लगे।
मामले को और बदतर बनाने के लिए बड़ी शक्तियों रूस, जर्मनी, ब्रिटेन सभी ने अपने लिए अधिक शक्ति और प्रभाव हासिल करने की कोशिश में बाल्कन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इस तीव्र प्रतिद्वंद्विता ने बाल्कन को एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। यह संघर्ष अंततः फट गया और उस सबसे बड़े युद्ध का कारण बना जिसे दुनिया ने कभी देखा था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। साम्राज्यवाद के साथ मिलकर राष्ट्रवाद ने यूरोप को आपदा की ओर धकेल दिया था। लेकिन उसी समय राष्ट्रवाद के इसी विचार ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया उन देशों में जो यूरोपीय शाही शासन के अधीन थे, और यहीं पर हमारी अपनी कहानी बिल्कुल फिट बैठती है। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हमारा अपना शक्तिशाली राष्ट्रवादी आंदोलन था। हम भारत नामक एक संयुक्त स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के सपने से प्रेरित थे। तो हमने उस अविश्वसनीय, नाटकीय और कभी-कभी दुखद कहानी को देखा कि कैसे यूरोप में राष्ट्र के विचार का जन्म हुआ। यह स्वतंत्रता के एक सपने के रूप में शुरू हुआ, क्रांतियों को जन्म दिया और नए देशों का निर्माण किया। लेकिन यह हमें यह भी दिखाता है कि यह शक्तिशाली भावना अगर शांति और सम्मान द्वारा निर्देशित नहीं की जाती है तो संघर्ष का कारण बन सकती है। इस कहानी को समझना हमें उस दुनिया को समझने में मदद करता है जिसमें हम आज रहते हैं, और हमारे अपने अनूठे और विविध राष्ट्र के मूल्य को समझने में मदद करता है। Got any questions? Ask in the comments below. We are here to help. Subscribe for more. And let's keep learning together. That's a wrap. Now go out there and amaze the world with what you've learned. See you in the next one.